जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग एंशिएंट ए रीजन में जाने के लिए रोंगजुन को हरा देता है और फिर जब उसकी बोलन के साथ फाइट होती है तो वहां से बोलन एकदम से गायब हो गया था और इसीलिए उन दोनों की फाइट को बोलन के वापस आ जाने तक रोक दिया जाता है। वहीं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी बोलन को ढूंढने के लिए एक सर्च मिशन जारी करती है जिसमें लुओ फेंग और उसके साथ साथ कई सारे जीनियसिस बोलन को ढूंढने के लिए डीमन माउंटेन पर जाएंगे। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपनी स्पेसशिप के अंदर कहीं फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक एआई आता है और उसे कहता है आपको जिस इमरजेंसी सर्च मिशन पर जाना है उसका डेथ रेट 90% है, क्या आप इस मिशन को एक्सेप्ट करेंगे। लुओ फेंग इस बारे में सोच रहा होता है तभी वाता उसके पास आती है और कहती है फेंग क्या तुमने सच में इस बारे में सोच लिया है। और ये बोलकर वो फेंग से नाराज होकर एक साइड पर खड़ी हो जाती है, साथ ही वो भी सोच में पड़ जाती है। लुओ फेंग उसे कहता है मैं बोलन को बचाऊंगा। इसी के साथ लुओ फेंग इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है जिसके साथ ही हमें रोंगजुन, एआई चैन और बाकी सभी को भी दिखाया जाता है और उन सबके पास भी इस मिशन की डिटेल्स चली जाती हैं और उन्हें ऑप्शन भी दिया जाता है कि वो इस मिशन पर जाने के लिए हाँ या ना कर सकते हैं। पर हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इस मिशन के लिए ना नहीं करता बल्कि सारे एक्सेप्ट करते हुए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद वो सभी अपने अपने स्पेसशिप में बैठकर डीमन माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एआई सिस्टम उन सभी पार्टिसिपेंट्स को एक टोकन दिखाते हुए कहती है अगर आप में से कोई भी डीमन माउंटेन पर रहने वाले लोकल्स को मारते हुए उनसे ये 10,000 टोकन्स हासिल कर लेता है तो उन्हें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। जितने ज्यादा टोकन होंगे रिवॉर्ड की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। मींस कि आप 10,000 से लेकर 50,000 तक टोकन इकट्ठा कर सकते हैं। और फिर इसके बाद वो उन सभी पार्टिसिपेंट्स को एक रेड टोकन देते हुए कहती है सिर्फ यही रेड टोकन ही आप सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए डीमन माउंटेन के अंदर इंटर होने का प्रूफ है, इसीलिए इसे सेफ रखें। साथ ही वो ये सिस्टम उन्हें ये भी बताती है कि डीमन माउंटेन पर रहने वाले लोग आपको हंट करेंगे क्योंकि उन्हें भी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ज्वाइन होना है जिसके लिए उन्हें आपके एक रेड टोकन और बाकी 10,000 लोकल टोकन की जरूरत है। जो कोई भी वहाँ का लोकल इन्हें हासिल कर लेगा वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ज्वाइन कर सकता है। इसीलिए आप सभी वहाँ पर रहने वाले लोगों के टारगेट्स हैं तो संभल कर रहना। यहाँ हम देखते हैं कि लुओ फेंग इस टोकन को बड़े गौर से देख रहा होता है। इसी के साथ सीन कट होता और हमें डीमन माउंटेन का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर अब ये सभी लोग वहाँ पहुंच चुके हैं। हम लुओ फेंग को देखते हैं जो बोलन को ढूंढने के लिए विंड साउंड केव की तरफ आया है। यहाँ इन साउंड वेव्स के अंदर उसके स्पेसशिप के लिए भी फ्लाई कर पाना मुश्किल हो रहा था पर उसका स्पेसशिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल का है, इसीलिए वो फेंग को इन सभी विंड साउंड से बचाते हुए उसकी बताई हुई लोकेशन पर ले जाता है जहाँ से अब फेंग को एक विंड साउंड केव के अंदर इंटर होते हुए बोलन को बचाने के लिए जाना होगा। तो अब फेंग अपने स्पेसशिप से बाहर निकलने के लिए तैयार होने लगता है और जैसे उसके स्पेसशिप का डोर खुलता है तो वो अपने सामने देखता है विंड साउंड केव जिसके अंदर से बहुत ज्यादा शॉकवेव्स निकल रही थी और उसे देखते साथ ही वो उन विंड साउंड्स की चपेट में आ जाता है जिससे उसे बिल्कुल ऐसा फील होता है कि उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल गई है और वो किसी खाई में गिरता जा रहा है। फेंग खुद को संभालने की कोशिश करता है पर नहीं संभाल पाता और वो इल्यूजन में ट्रैप होना शुरू हो जाता है। तभी उसे बचाने के लिए उसके मास्टर की सील एक्टिवेट हो जाती है जिससे फेंग फौरन से अपनी रियलिटी में वापस आ गया था। लेकिन इस इल्यूजन और झटके को एक्सपीरियंस करने के बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके मास्टर जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है। इस डीमन माउंटेन की ये विंड साउंड्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि यहाँ इन केव्स की हवा के साउंड के अंदर नेचुरल इल्यूजनरी पावर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हजारों केव्स में से होती हुई एम्पलीफाइड हो रही है जो लोगों की कॉन्शियसनेस को कंफ्यूज करते हुए उन्हें पागल बना देती है। अगर मैं केयरलेस होता तो मैं इसके चपेट में आकर इल्यूजन्स के ट्रैप में फंस जाता, इसलिए मैं केयरलेस नहीं होऊंगा। ये कहते हुए फेंग अपने आर्मर को वेयर करते हुए हेवनली फॉरबिडन शटल शील्ड के ऊपर फ्लाई करके उन केव्स के अंदर जाने से पहले अपने स्पेसशिप को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता और फिर फौरन से उन केव्स के अंदर इंटर हो जाता है जहां वो तेजी के साथ फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है और साथ ही साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी स्कैन करते हुए देख रहा था कि तभी वो वाता उसे बताती है लुओ फेंग तुम्हारे सामने 18 किलोमीटर की दूरी पर एक डोमेन मास्टर लेवल 3 का वॉरियर तुम्हें अप्रोच कर रहा है। उसकी इस बात पर अटूका काफी शॉकिंग रिएक्शन देती है पर वो वाता उसे साइड हटा देती है और कहती है 12 किलोमीटर 8 किलोमीटर। इतने में वो वॉरियर बड़ी तेजी के साथ फेंग के सामने जमीन तोड़ते हुए एंट्री करता है। उसे देखते साथ ही फेंग तेजी के साथ पीछे हटते हुए अपनी गोल्डली डिसाइनेड आर्मामेंट को बाहर निकालकर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। वो बंदा फाइट के लिए तैयार होते हुए पहले तो लुओ फेंग को देखता है पर फिर बिना कुछ कहे उसके ऊपर अपने वेपन के साथ हमला करना शुरू कर देता है जिसे फेंग ब्लॉक कर लेता है और फिर अपने ऑरा के प्रेशर के साथ उसे दूर फेंक मारता है। इसी से फेंग को रियलाइज हो जाता है कि मुझे इसके साथ फाइट करने के लिए अपने वेपन की जरूरत नहीं, तो वो अपने वेपन को वापस रख लेता है और इसके साथ क्लोज कॉम्बैट करने लगता है जिसमें वो वॉरियर तो अपने वेपन का इस्तेमाल कर रहा था लेकिन लुओ फेंग अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। यहाँ पहले तो फेंग उसकी अटैक को अपनी रिस्ट से ब्लॉक करता है और फिर उसके वेपन को पकड़कर उसे घुमाते हुए उसके पेट में एक जोरदार किक करता है जिसमें वो पर्सन तेजी के साथ पीछे जाते हुए चट्टानों के साथ टकराने वाला होता है कि तभी फेंग बड़ी तेजी के साथ उसे जाकर उसके सर से पकड़ लेता है, उसे जोर से जमीन पर पटक कर घसीटते हुए एक चट्टान के अंदर दे के मारता है। और जब वहां से डस्ट हटती है तो हम देखते हैं कि उस वॉरियर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उससे तो खड़ा भी नहीं
नहीं हुआ जा रहा था, इसीलिए फैंग उसे जान से ना मारते हुए उसे छोड़कर जाने लगता है। पर वो वॉरियर तेजी से फैंग पर पीठ पीछे से ही हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तो इस पर फैंग सिर्फ अपने हाथ के ऊपर अपनी डोमेन को रिलीज करते हुए अपने हाथ को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है, और वो वॉरियर जो उस पर अपने वेपन के साथ अटैक कर रहा था, फैंग उसके वेपन को तोड़ते हुए अपने हाथ को उसकी बॉडी के अंदर धंसाते हुए उसके कोर को बाहर निकालकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो बंदा वहीं पर मारा गया था। उसे मारने के बाद फैंग उसका टोकन अपने पास रख लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मरना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लुओ फेंग दोबारा से बोलन को ढूंढना शुरू कर देता है, जिसमें वो कई दिनों तक बोलन को लगातार ढूंढता ही रहता है, पर उसे वहां पर उसके होने के कोई भी आसार नहीं मिल रहे थे कि तभी इतने में फैंग के ऊपर दोबारा से एक और वॉरियर अटैक करता है। फैंग उसके साथ फाइट कर ही रहा था कि तभी इतने में उसका एक और साथी आ जाता है। ये लोग फैंग से उसका रेड टोकन हासिल करने के लिए उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। फैंग उनका सामना करते हुए उन्हें किल कर देता है कि तभी वहां पर और भी कई सारे वॉरियर्स आ जाते हैं, जिनसे छुटकारा पाने के लिए फैंग अपनी क्लाउड रबिंग वाइन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को भी ठिकाने लगा देता है और उन सभी के टोकन अपने पास रखते हुए वो बोलन को ढूंढना शुरू करता है। तभी हम बाकी सभी जीनियस को भी देखते हैं कि वो बोलन को ढूंढने की अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं और उनके रास्ते में जितने भी वॉरियर्स या मॉन्स्टर्स आ रहे थे वो उन सभी को खत्म करते जा रहे थे। फैंग बोलन को ढूंढते हुए जा रहा होता है कि तभी एएचएन, लुओ फेंग और वुका इन तीनों की ग्रुप कॉल शुरू हो जाती है, जिसमें एएचएन उससे कहती है कि हम यहाँ पर 9 दिनों से बोलन को ढूंढ रहे हैं पर अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। क्या तुम लोगों को उसके यहाँ पर होने की कोई निशानात मिले और तुम्हारी डेवलपमेंट कैसी जा रही है? इस पर बोलन के बारे में उन दोनों का जवाब ही ना होता है और फैंग अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मुझ पर यहाँ के रहने वाले कुछ लोगों ने हमला किया। मैं उन सभी को मारना तो नहीं चाहता था, पर उन्होंने फोर्सफुली मेरे साथ फाइट की, जिस वजह से मुझे हंड्रेड्स ऑफ टोकन्स मिले। उसकी इस बात पर लाइट वुका खुश होते हुए कहती है, इम्प्रेसिव। मुझे तो सिर्फ 3 ही मिले, पर चौंका देने वाली बात तो यह है कि मेरा सामना एक इल्यूजन मॉन्स्टर से हुआ और वो मॉन्स्टर भी ऐसा है कि जिसे हम मार नहीं सकते, इसलिए मुझे उसे उलझाकर भागना पड़ा। इस पर फैंग कहता है, हाँ मैंने भी सुना है यहाँ इस डीमन माउंटेन पर सबसे ज्यादा खौफनाक इल्यूजन मॉन्स्टर्स हैं। हाउएवर मैंने अभी तक एक भी नहीं देखा, इसलिए मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ। इस पर लाइट वुका उसे एडवाइस करते हुए कहती है, अगर तुम्हारा सामना उससे हो जाए तो बेहतर यही है कि तुम उससे फाइट करना अवॉइड करो। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी किसी और से बात हुई? फैंग बताता है कि मेरी रोंगजुन से बात हुई थी, पर अभी तक उसे भी बोलन के बारे में कुछ पता नहीं चला। एएचएन उन्हें बताती है कि मेरी लोंगजुन और माउल से बात हुई थी, पर उन्हें भी कुछ पता नहीं चला और जेलास को भी नहीं। इतने में ही उनकी कॉल अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाती है, जो देखकर फैंग थोड़ा शॉक हो जाता है और हेलो हेलो करता रह जाता है। इस पर फैंग थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, ये कितनी परेशानी वाली बात है। जब इन डीमन माउंटेन केव्स की साउंड वेव स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो इनकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल्स डिस्टर्ब होते हैं। चलो छोड़ो, जब दोबारा बात होगी तो मैं इस बारे में पूछूंगा। ये बोलकर फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के ऊपर फ्लाई करता हुआ दोबारा से बोलन को ढूंढने लगता है। तभी वुबाता को कुछ फील होता है और वो उससे कहती है, लुओ फेंग तुम्हारे 3 किलोमीटर लेफ्ट में एक डोमेन मास्टर लेवल 8 और एक यूनिवर्स लेवल 9 का वॉरियर है। ये जानते ही फैंग चुकन्ना होकर फाइट के लिए तैयार हो जाता है, पर जब कोई भी उस पर अटैक करने के लिए नहीं आता तो वो एक चट्टान के पीछे छुपकर अपनी माइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास के सारे एरिया को स्कैन करके देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो लोग दूसरी केव में हैं। ये जानकर फैंग वुबाता से कहता है, तुम मुझे साफ साफ भी तो बता सकती थी ना। वुबाता तो उसके मजे लेते हुए स्नैक्स एंजॉय कर रही थी, इसलिए वो हंसते हुए कहती है, तुम इतने डरपोक कब से हो गए? तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। ये बोलकर वो हंसने लगती है और कहती है, मैं तो बस तुम्हें बताना चाहती थी कि उन लोगों की कन्वर्सेशन तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी, पर तुम तो पैनिक करने लग गए। और फिर वो फैंग के सामने एक मिनी विंडो लाते हुए उसे दिखाती है कि वो दोनों यहीं के रहने वाले हैं और आपस में क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं। हमें उन दोनों वॉरियर्स को दिखाया जाता है, जिसमें एक मास्टर और एक उसका स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट अपने मास्टर को एक स्क्रोल दिखाते हुए कहता है, मास्टर कहीं ये सीक्रेट टेक्निक वो इनहेरिटेंस तो नहीं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? मास्टर उसके हाथ से वो स्क्रोल ले लेते हैं और कहते हैं, बेवकूफ, ये सिर्फ एक सीक्रेट टेक्निक है, भला तुम इसको इनहेरिटेंस के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? ये बोलकर वो उस टेक्निक के स्क्रोल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखकर उनका स्टूडेंट बहुत ज्यादा निराश हो गया था। मास्टर उसे आगे बताते हैं, इस फॉरबिडन लैंड की इनहेरिटेंस 9 स्टार सी का सीक्रेट है। और फिर वो अपने स्टूडेंट को इस डीमन माउंटेन का इतिहास बताते हैं। वो बताते हैं कि असल में इस जगह को पहले डीमन माउंटेन नहीं कहा जाता था, बल्कि इसे कहते थे माउंटेन ऑफ इनहेरिटेंस। इस बात को काफी लंबा समय हो गया है। इसके बारे में 9 स्टार सी के हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने से पहले पता लगाया जा सकता है, पर अभी तक कोई भी उस इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर सका। फिर एक दिन यहाँ पर आती है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी, जिन्होंने इस जगह पर कब्जा करते हुए इसे अपनी बना लिया। उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल्स को इसे गार्ड करने के लिए भेजा, और साथ ही वो टाइम टू टाइम कई सारे जीनियस को फॉरबिडन लैंड की इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए भेजते रहते हैं। मास्टर की ये बात सुनकर डिसाइबल हैरानी के साथ कहता है, ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी बहुत बड़ी होगी ना, पर वो यहाँ की इनहेरिटेंस में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं? उसकी इस बात पर फैंग भी सोचते हुए कहता है, इनहेरिटेंस ऑफ द फॉरबिडन लैंड।
ये है क्या? क्या ये वाकई बहुत ज्यादा कीमती है? यहाँ पर रहने वाले लोग उसके बारे में नहीं जानते, इवन वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी अभी तक उसे हासिल नहीं कर सकी। क्या बोलन भी यहाँ पर फॉरबिडन लैंड की इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए आया था? ये सोचते ही फैंग चौंक जाता है और चौंकते हुए वाता की तरफ अपना रुख करते हुए कहता है, कहीं वो फॉरबिडन लैंड में ही तो डिसअपेयर नहीं हो गया? इससे पहले कि वो बाता उसकी किसी बात का आंसर कर पाती, हमें डीमन माउंटेन की केव्स का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कई सारे वॉरियर्स एक साथ लैंड करते हैं और ये दिखने में ही कितने ज्यादा खौफनाक और डेडली लग रहे हैं, ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। इन सभी वॉरियर्स का कैप्टन आगे बढ़ते हुए अपनी टीम की लीड संभालते हुए इनसे कहता है, जैसा कि मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया है, हमें अलग अलग होकर अपने टारगेट को ढूंढना है, जिसके मिलते साथ ही हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ये कहने के बाद वो सभी लोग अलग अलग केव्स के अंदर इंटर होकर अपने टारगेट को ढूंढना शुरू कर देते हैं और उनका टारगेट कौन है ये भी हमें जल्दी मालूम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों मास्टर और डिसाइबल को देखते हैं, जो मास्टर अपने डिसाइबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, चलो छोड़ो, इनहेरिटेंस हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, पर हाँ, जिस किसी को भी वो मिलेगी वो ग्लोरी हासिल कर लेगा और बहुत ज्यादा पावरफुल आइडेंटिटी बनेगा। ये कहते हुए उन्हें एहसास होता है कि कोई बहुत ही पावरफुल चीज उनकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उसके चलने से ही यहाँ की जमीन हिल रही थी। इसलिए वो कहते हैं, बुरा हुआ, इल्यूजन मॉन्स्टर आ रहा है। ये बोलकर वो अपने डिसाइबल को पकड़ते हुए तेजी से इस जगह से निकलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बबाता और लुओ फैंग को देखते हैं, जो इन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए थे। उनमें से बबाता को फील होता है कि कुछ उसके पीछे है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो जल्दी से फैंग को कहती है, ओ नो, हमारे पीछे तो एक इल्यूजन मॉन्स्टर है। जैसे ही फैंग पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उनके सामने तो एक काफी बड़ा बियर इल्यूजन मॉन्स्टर है। फैंग हैरानी के साथ उस इल्यूजन मॉन्स्टर के साइज को देखता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर इस इल्यूजन मॉन्स्टर में ऐसा क्या खास है जो सभी लोग इससे डरते हैं।